साथियों, जैसा कि हम सभी लोग कक्षा 10 की जो विज्ञान थी, विज्ञान के आंसर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ और अति लघुत्तरीय थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके हैं उन क्वेश्चनों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि हम लोग 2024 का सेट एक आईजे कोड है, उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ये सब सॉल्व कर चुके हैं। अब कहाँ से सॉल्व करना है तो बता दें कि हमने जो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक यानी वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 4 नंबर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नंबर 1 नाम, नंबर 2 कार्य तथा नंबर 3 आवरण के रंग को लिखिए। देखा जाए तो क्वेश्चन 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही लिखना है। सभी 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे तो कम में चल गया था, लेकिन ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है 6 नंबर दे रहा है तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर बात कर रहे हैं घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार, तो घरेलू विद्युत वितरण में जो तार प्रयुक्त की जाती हैं वो 3 प्रकार की तार होती हैं। एक होती गर्म तार, दूसरी होती ठंडा तार, तीसरा होती भूसंपर्क तार। यानी जो हम लोग घरेलू कार्यों में विद्युत से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें जो हम लोग तार का प्रयोग करते हैं तो ये तार 3 प्रकार की होती हैं। पहली तार होती है, इसको कहते हैं गर्म तार। दूसरे प्रकार की उसको कहते हैं ठंडा तार। एक तीसरी प्रकार की तार होती है, इसको कहते हैं भूसंपर्क तार। और ये भी बता दें, जो गर्म तार होती है तो गर्म तार को लाल तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल तार भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए गर्म रंग का होता है, लाल गर्म रंग होता है, इसलिए इसको लाल तार कहते हैं। और ठंडा तार, तो ठंडे तार को नीला या काला तार भी कहते हैं, यानी नीला या काला तार भी कहते हैं। जो भूसंपर्क तार होती है वो हरा होती है, इसलिए क्या कहते हैं? भूसंपर्क तार को हरा तार कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो नाम, तो हमने नाम जान लिया कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पूछ रहा है कार्य, कि कार्य क्या करते हैं। तीसरा पूछा था आवरण के रंग। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने तो नाम जान लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कार्य के बारे में। किसके बारे में? कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्य देखा है तो कार्य क्या है, तो जो गर्म तार होती है तो गर्म तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? तो गर्म तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी गर्म तार जो होती है विद्युत धारा प्रवाहित करने के काम में आती है। जो ठंडी तार होती है न्यूट्रल होती है, यानी हम लोग जानते हैं जो प्रयोग करते हैं 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रल, आर्थिंग और फेस। 3 प्रकार के स्विच होते हैं, उसमें 3 प्रकार के हुक होते हैं। तो जो ठंडा तार होता है, इन ठंडा तार का न्यूट्रल के रूप में प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो है भूसंपर्क तार। तो भूसंपर्क तार आपने देखा होगा कि जो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर खोद कर गाड़ देते हैं अर्थिंग के लिए। किसके लिए? अर्थिंग के लिए। जो अर्थिंग के लिए तार खोद कर गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर, उस तार को कहते हैं भूसंपर्क तार। क्या कहते हैं? भूसंपर्क तार। देखिए इसमें काम क्या है, तो भूसंपर्क तार जो होती है तो घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है। यानी क्या होता है, जो भूसंपर्क तार होता है तो जमीन के नीचे जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है, या धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। नीचे जो क्या होती है, धातुएं पड़ी होती हैं, उस धातु से ये जो तार होती है जुड़ी होती है। वो लिखा है यह धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। इसका कार्य और क्या करता है, यह सुरक्षा का एक साधन होता है। क्या होता है? सुरक्षा का साधन। ये हमको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और हमें विद्युत के झटकों से बचाता है। यानी जब विद्युत के झटके लगने वाले होते हैं लोग क्या करता है, ये भूसंपर्क तार जो होता है कंट्रोल कर लेता है, यानी सुरक्षा प्रदान कर देता है और हम लोगों को विद्युत झटका नहीं लगता है और हम लोग विद्युत झटके से बच जाते हैं। तो आप चलिए देखते हैं कि इनका आवरण कैसा होता है, किस प्रकार के आवरण चढ़ाए जाते हैं इस पर। तो देखा जाए आवरण का रंग, तो आवरण का रंग कैसा होता है, तो आवरण जो होता है देखा, यानी आवरण किस रंग का आवरण चढ़ा होता है तार पे। देखा जाए घरेलू तार होते हैं, जो घरेलू वितरण में जो प्रयुक्त तारें होती हैं, जो घरेलू कार्यों में
तार प्रयोग करते हैं उसका कलर कैसा होता है, उसमें काले रंग का आवरण होता है। हमने देखा होगा जो केबल वेबल होती हैं जो घरों के अंदर प्रयोग करते हैं किस कलर की होती हैं, उस पर काले रंग का आवरण चढ़ा होता है, यानी काले रंग का एक क्या कहते हैं विद्युतरोधी पदार्थ चढ़ा होता है। तो वही पूछ रहा था कि आवरण का रंग कैसा होता है, तो घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण काले रंग का होता है। आप लोगों ने जान लिया। तो हमने क्या किया, इन एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया, अथवा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, या तो ये करिए या तो नीचे अथवा वाला करिए। तो हम क्या करते हैं, हम आपको दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं और जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वो इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कह रहा है कि इसमें लेते कोई तार है, क्या है तार, इसमें हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए तो कह रहा है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कह जो अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है इसी में कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट करिए। यानी ये भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, और फिर ये भी कह रहा है कि उस नियम को लिखिए। तो देखिए एक क्वेश्चन है तो कितने 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन भी कुछ दमदार है। एक क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगाते हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। जो उत्तर संख्या 4 यानी अथवा, नहीं जो अथवा का क्वेश्चन उसका देखो कैसे हल करना है। तो कह रहा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। आपको ऐसे बता, यानी 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो आपको पहले ये बता देना है कि धारावाही जो चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फिर बता देना है पहली बात कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे, यानी यदि आप विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। यानी कि किसी तार में अगर विद्युत धारा कम बहेगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, और यदि आप विद्युत धारा यानी उस तार में विद्युत धारा कम प्रवाहित करेंगे, यानी कम बहाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा। इसके कहने का मतलब ये है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती आई। फिर कह रहे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के खंड की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक खंड की लंबाई के अनुक्रम, इसका मतलब क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं बी से और लंबाई को किससे लेते हैं आई से, यानी एल से, किससे एल से, ये क्या होगा इसके अनुपाती होगा। ये क्या होगा समीकरण सेकेंड। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के खंड की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये है अगर किसी चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा, और यदि चालक तार की लंबाई कम होगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा। ये हो गया। और तीसरा क्या बता देना है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब बी, क्या बी का मान चालक के बीच बने कोण ज्या मतलब क्या, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। नहीं कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी समीकरण नंबर हमारा तीसरा हो गया। इसे बता देना है कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। अगला क्या है, फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है तो चालक के बीच की दूरी के वर्ग, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत मतलब क्या हो गया 1/r, क्या लिखना है 1/r। फिर क्या करें दूरी के वर्ग, दूरी को लिखते हैं r से, करें दूरी के वर्ग तो लिख देंगे स्क्वायर, यानी b जो है 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4 हमारा। क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। आप क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ से देखें क्या बनना है। तो इसका सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। जो क्या चीज़ है हमको पहले में क्या मिला है, पहले में जो मिला है तो बी है अनुपाती है आई के, दूसरे में हमको मिला है बी है वो अनुपाती है एल के, तीसरे हमको मिला है समीकरण में बी है वो साइन थीटा के
अनुपाती है, और तीसरा क्या है, वो जो बी है वो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इन्हें हमको 4 मिले हुए हैं, तो चारों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है ये देखते हैं। इतना तो मिल गया, तो देखो क्या है, आई है, क्या है, हम लिख दिया आई, और क्या है एल, हम लिख दिया एल, फिर क्या है साइन थीटा, लिख दिया साइन थीटा, फिर क्या है 1/r, तो 1/r को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा नीचे, नहीं r² आ जाएगा नीचे, सही बाई तरफ क्या है, सब में बी है, तो लगा देंगे बात बी, यानी बी प्रोपोर्शनल आई एल साइन थीटा अपान r², ही हमको सूत्र मिल चुका। नहीं तो क्या किया, हमसे जो पूछ रहा था पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हमने बता दिया कितने कारकों पर निर्भर करता है, 4 कारकों पर निर्भर करता है, उसका सूत्र भी हमने दिखा दिया। तो देखा जाए एक क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था उसको हमने डिस्कस किया। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए है हम किस नियम का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसको बताते हैं। ने हमको बताया था इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 जवाब देना है इसमें, तो ठीक है चलिए हम देखते हैं कि कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा छूट गया, अभी दिशा छूट गया है, यानी दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम का उपयोग करते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर यहाँ पर ये हो गया कि धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं। नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया। फिर कह रहा था पेपर में, इसमें नहीं, कि प्रयुक्त का नाम लिख कर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको क्या करना है, जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का जो नियम है इसको आपको स्पष्ट भी करना है, आपको बताना भी है कि जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है। अभी तो हमने ये जाना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम का उपयोग करते हैं, हम जाना। अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम होता है ये क्या है, ये क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो है ये, तो क्या कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है। देखिए, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमावें कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। इससे कहने का मतलब क्या है कि क्या कह रहा है कि आपको मान लेते हैं आपके पास एक पेचकस है, क्या है, पेचकस है। तो पेचकस कैसा है, जैसे मान लेते हैं इधर क्या है उसका होता है, हमको मान लेते ऊपर कसना है तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तब कस जाएगा। अगर इधर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, पेचकस पीछे की तरफ आएगा, यानी जो नट होता है स्क्रू ढीला होगा। हमको स्क्रू टाइट करना, क्या करते हैं, दाहिने की तरफ ऐसे घुमाते हैं, दाहिने की तरफ जब घुमाते हैं तो क्या होता है, टाइट होता है। तो वही कह रहा है कि यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में, यानी आपको ऐसे घुमाना है कि ये जो मैक्सवेल वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने तार को क्या किया था, एक पेचकस से माध्यम समझाने का प्रयास किया था। तो क्या समझाने का प्रयास किया, तो कह रहे थे मान लेते हैं आपके पास एक तार है, क्या है, तार, तो उस तार में मान लेते हैं, देखो ये तार है, ये है पेचकस, तो तार में मतलब धारा प्रवाहित किए तो करंट क्या रहे, करंट इधर की तरफ जा रही है। जब करंट इधर की तरफ जा रही है तो उसको क्या किया, पेचकस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो कह रहा है कि आपको ऐसे पकड़ना है, क्या करना है, ऐसे आपको पेचकस को पकड़ना है, यानी ऐसे आपको पेचकस को पकड़ना है। जब ऐसे आप पेचकस को पकड़ेंगे तो अगर कसना होगा कैसे, किधर घुमाएंगे, इधर की तरफ घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे। यानी अगर हमको कसना होगा तो ऐसे पेचकस घुमाएंगे, यानी अपने हाथ को दाहिने तरफ घुमा रहे हैं, किधर घुमा रहे हैं, दाहिने तरफ घुमा रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि मैक्सवेल के दक्षिण आवर्त, यानी हाथ को किधर की तरफ घुमाते हैं, दक्षिण की तरफ घुमाते हैं, दक्षिण की तरफ घुमाते हैं, नहीं देखो ऐसे दाहिने की तरफ ऐसे। तो कह रहा कि ऐसे पकड़ना है कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में। आपको इस प्रकार पकड़िए कि जो पेच की नोक हो किधर हो, धारा की दिशा में, यानी धारा इधर की तरफ बह रही हो तो उधर की तरफ पेच की नोक करना है, उस प्रकार आपको घुमाना है। जब घुमाएंगे तो जो अंगुली जिधर की तरफ घुमाएंगे उधर क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं। वही कह रहा है कि जिस दिशा में पेच के घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। यानी देखो किधर है, धारा इधर जा रही थी,
धारा की तरफ अंगूठा है, अंगूठा घूम किधर की रहा है, दाहिने की तरफ घूम रहा है, यानी जिसके चारों तरफ अंगूठा हमारा घूम रहा है। जब कसेंगे तो ऐसे हमारा अंगूठा घूमेगा, तो जिधर अंगूठा घूमेगा वही क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, ये है कहने का। तो हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टिक कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है हर हाल में, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने के चांस है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है उपखंड खा का 5 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी जो यौगिक लिखे हुए हैं इनकी संरचना बनाइए तथा उसका नाम लिखिए। यानी आपको इसका क्या करना है, अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं तो पहले इससे क्या करना है, पहले आपको इसको संरचना बना देना है, उसके बाद इसका नाम बता देना है। यानी यौगिक का नाम दिया है, उसका पहले संरचना बताना है, ये सीधी सी बात। तब आपको क्या होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों को हम चलिए देखते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है एथेनोइक अम्ल। तो चलिए हम एथेनोइक अम्ल देखते हैं, एथेनोइक अम्ल की संरचना कैसे बनती है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या लिखा है, ऑइक लिखा है। क्या लिखा, ऑइक, लास्ट में क्या है, ऑइक। नहीं, ऑइक दिख में होता है ऑइक, ऑइक अम्ल लिखा है। जो ऑइक अम्ल लिखा है उसमें क्या होता है, ऑइक अम्ल वाले में डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा होता है, यानी डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले देखना है कितना लिखा है, मेथ या एथ। क्या लिखा है, एथ। तो हमने आपको बताया था जिसमें कार्बन 1 होता है उसको कहते हैं, हमने इसको बता दिया है कि 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ। अगर आप ये चीज़ नहीं देखे हैं तो साइंस का जो पहला लेक्चर हमने बताया था बहुविकल्पीय वाला, उसमें चीज़ हमने बता रखा था। तो एथेनॉइक मतलब क्या दिया है, एथेनॉइक मतलब 2 कार्बन, कार्बन कितने रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन में बना दिया। क्या कह रहा है इसमें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक जुड़ा रहेगा। तो ऑक्सीजन मानते हैं डबल बॉन्ड के साथ जुड़ चुका है। और हम जानते हैं कि जो कार्बन कितना होता है, कार्बन आपने 4 बंध बना करके अपनी संयोजकता पूरा करता है। तो 4 बनाएंगे, कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेंगे इसके। तो हाइड्रोजन ले लिया। इधर देखते हैं 1 बॉन्ड तो यहाँ पे है और 2 बॉन्ड यहाँ पे होने, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक और चाहिए, एक कौन पूरा करेगा आकर, एक आगे आकर पूरा करेगा हाइड्रोजन। तो ये हो गई मेथेनॉइक अम्ल की संरचना। अगला देखें क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन में है मेथेनल, मेथेनेल, क्या, मेथेनेल। तो चलिए देखते हैं मेथेनेल। तो आपको ध्यान रखना है मेथेनल, तो इसमें कितना मेथ, हमने बताया है आपको कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए, नहीं सॉरी 1 कार्बन है वो मेथ कहेंगे, कि 2 कार्बन रहेंगे तो कहेंगे एथ, और 3 कार्बन कहेंगे प्रोप, 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूट। इतना याद रखिए। तो यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कह रहा है, मेथ, मेथ मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन रहेगा 1, क्या रहेगा 1 कार्बन, ये हो गया का नंबर का, हम खा नंबर देखते हैं। तो मेथेनेल, क्या लिखा है, एल लिखा है। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, लास्ट में जुड़ा है एल, क्या जुड़ा हुआ है, एल। तो एल किस में जुड़ता है, जिसमें लास्ट में होता है उसमें CHO ग्रुप लगाता है। क्या होता है, वो CHO ग्रुप का होता है, यानी जिसमें एल लगा होता है लास्ट में वो किस ग्रुप का होता है, CHO का। तो CHO में क्या होता है, C होता है, H होता है और O होता है। चलिए देखते हैं। तो क्या दिया है, मेथेनल, मेथेनल मतलब कार्बन 1 रहेगा, तो हम 1 कार्बन मान लेते हैं। एथेनल लगा, इसमें क्या होगा, यानी H रहेगा और O रहेगा। तो O क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है और एक H लगा होता है। तो हमने इसको पूरा कर दिया। और कार्बन को चाहिए कितना, कार्बन के 4 बंध होने चाहिए। कितने हुए, 2 तो यहाँ हो गए, 1 हो गए यहाँ पे, 3 हो गए, 1 कम है। तो ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन से जोड़ करके इसके हम बंध को पूरा कर देंगे। तो ये हो गई मेथेनल की संरचना बन चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है ग नंबर का, कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, लास्ट में क्या लिखा है, एन। क्या लिखा हुआ है, आपको पहचानने का तरीका बताएं। लास्ट में लिखा है प्रोप, हमने क्या बताया, 4 का क्या होता है प्रोप, और प्रोप के बाद क्या लिखा है, एन लिखा है, यानी क्या लिखा है, एन। और एन लिखा हुआ है तो एन किस ग्रुप का है, एन जो है किस में लगता है, जो एल्केन ग्रुप होता है, किसमें, जो एल्केन ग्रुप होता है। तो एल्केन ग्रुप वाले में लगता है लास्ट में एन। इसका सूत्र क्या होता है बता देते हैं, CnH2n+2, ये सूत्र होता है। तो कितने प्रोपेन लिखा है, हमको एन से पता चल गया किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। इससे पता ये चला कि इसमें कैसा बंध होगा, इसमें जो एकल बंध होगा, कैसा बंध होता है इसमें एकल बंध पाया जाता है। तो एकल बंध हो गई थी, हमको पता चल गई।
फिर कह रहा है प्रोप। प्रोप मतलब प्रोप कितने कार्बन को कहते हैं? मेथेड प्रोप, यानी जिसमें 3 कार्बन होता है उसको कहते हैं प्रोप। यानी इसका मतलब ये हमको पहले 3 कार्बन बनाना है। क्या करना है? हमको 3 कार्बन बनाना है। हमने 3 कार्बन बना लिया। फिर कह रहा है कि 1 क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन। कह रहा है कि आपको 3 कार्बन लेना है, उसमें पहले नंबर पे क्लोरीन को रखना है। क्या रखना है? पहले नंबर पे क्लोरीन को रखना है। तो मान लेते हैं अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर एक, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक इधर पड़ जा रहा है, तो इधर आपको क्लोरीन लगाना है। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर पर एक पड़ेगा पहले, तो इधर आपको क्लोरीन लगाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं इधर से हम क्लोरीन काउंटिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 3 हमको पहले क्या करना? काउंटिंग कर लेना है। अब क्या लिखा है? 1 क्लोरो, यानी एक पहले वाले कार्बन पे आपको क्लोरीन को रखना है। तो क्या करते हैं? पहला कार्बन ये है तो यहाँ पर हम क्लोरीन को रख दिए। अब हमारा झंझट हो गया ख़त्म। अब क्या करना है? केवल इसके बंध को पूरा करना है। क्या करना है? बंध को पूरा करना है। तो कार्बन के तरफ देखो 2 बंध हो चुके, कितने? एक ये बंध हो गया, एक हो गया ये। हमको कितने चाहिए अभी हमको चाहिए 2 बंध। तो क्या करेंगे? 2 बंध को हम कार्बन यानी हाइड्रोजन की सहायता से पूरा कर देंगे। हाइड्रोजन की सहायता से हमने पूरा कर दिया। यहाँ पर देखो 1 2 बंध हुए, एक बंध और हम बना लेंगे इधर, एक बंध बना लेंगे इधर, इसके भी 4 बंध हो गए। इधर देखो एक बंध है, हमको कितने बनाना? 3 बंध बनाना है। तो एक बना देंगे इधर, एक बना देंगे इधर, एक बना देंगे इधर। ये देखो सभी कार्बनों के 4 बंध पूरे हो गए। तो ये हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अगला क्या है? नाइट्रोमेथेन। क्या है? नाइट्रोमेथेन। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोमेथेन क्या होगा। निगाह नंबर में तो देख क्या दिया है? क्या? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन क्या? नाइट्रो मतलब क्या रहेगा? नाइट्रो का मतलब होता है Na2। क्या रहना चाहिए? Na2 रहना चाहिए। मेथेन मतलब कार्बन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन होना चाहिए, उसमें नाइट्रो होना चाहिए। 1 कार्बन और नाइट्रो से मिला करके आपको यू बना है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोमेथेन। इसको आपको अलग अलग दिखाना है। तो क्या कहते हैं? चलो दिखाते हैं। मेथ मतलब क्या हो गया? मेथ मतलब कार्बन 1। हमने क्या बताया है? मेथ कितना हमको नहीं, 1 कार्बन रहेगा उसको क्या कहेंगे? मेथ। नहीं, यहाँ पर मेथ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 कार्बन रहेगा। तो हमने क्या किया? 1 कार्बन पहले बना लिया। फिर क्या कह रहा है? नाइट्रो। नाइट्रो मतलब क्या? उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 2। तो चलिए जोड़ते हैं। हमने लगा दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने क्या मिला दिया? नाइट्रोजन हमें मिला दिया ऑक्सीजन। क्या मिला दिया? ऑक्सीजन हमें मिला दिया। ये एक हो गया प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाला। ठीक। अब देखो कार्बन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहाँ पे कितने बंध हुए? अभी 1 ही। तो क्या करेंगे? 3 और बना करके हम पूरा कर देंगे इसका। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हमने पूरा कर दिया। इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं। इसको एक तरीके से आप और बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं कि सीधा लगा देना है, इतना झाई नहीं करना। तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन दिखा देना है, एक तरफ दिखा देना Na2, और 3 बंद बच चुके हैं। 3 बंद को आप हाइड्रोजन की सहायता से पूरा कर देना है। तो ये भी समझना है। तो आपको जो चीज़ लगे वो आप बना दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।